हेलो एवरीबॉडी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो भाग 2 है वीडियो का, उसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम ये टॉपिक कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और ये हमारा पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 2 से पहले आपने पार्ट 1 जरूर देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में कहा गया है व्हेन नॉट ओनली but also is used to combine two subjects, the verb agrees with the subject close to it। rule of proximity है ये। देखिए मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ not only but also की। अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको not only नजर आए, तो सबसे पहले आप देखना कि उसकी जोड़ी किसके साथ बनाई गई है। इसकी जो पेयरिंग की गई हो वो but also के साथ ही की गई हो। not only के साथ और की nor की पेयरिंग नहीं होती है, और की पेयरिंग either के साथ, nor की पेयरिंग neither के साथ होती है। देखो, हम हिंदी में काफी सारे वाक्य इस प्रकार से बनाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, केवल वह ही नहीं, उसके माता पिता भी आईएएस ऑफिसर हैं। राइट? केवल गुड़गांव ही नहीं, दक्षिण भारत के बहुत से शहर प्रदूषित हैं। केवल स्विमिंग ही नहीं, नॉट ओनली स्विमिंग बट ऑल्सो साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस तरह के हम वाक्य बनाते हैं, तो उनमें हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। केवल यही नहीं, वह भी, इस तरह से। देखिए, जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो प्रयोग किया जाता है, मान लीजिए हमने लिख लिया नॉट ओनली और एक हमने लिखा है बट ऑल्सो, तो इनके बाद जो सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, जैसे नॉट ओनली हिज वाइफ बट ऑल्सो his parents, ओके, बट ऑल्सो his parents। फिर आप क्या लगाएंगे? आप is लगाएंगे या are लगाएंगे, और आप लिखना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर्स। इसमें रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लगेगा। ये जो वर्ब लग रहा है, is या are जो भी लगेगा, ये किसके पास लग रहा है? ये his parents के पास लग रहा है। his parents प्लूरल है, तो फिर यहाँ पर are आएगा। not only his wife but also his parents are IAS officers। और अगर सेंटेंस ऐसे हो जाता, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ऑल्सो हिज वाइफ इज एन आईएएस ऑफिसर, इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ये निकटता का नियम या रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में ऑलरेडी समझा चुकी हूं। जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग दो कर्ताओं को मिलाने के लिए किया जाए, तो क्रिया निकटतम कर्ता के साथ सहमत होती है। आगे देखो, नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड आर माइंड इन आर कंट्री। स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सिल्वर और गोल्ड दोनों की बात कर रहे हैं। जी नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये जो आर हमारा वर्ब लग रहा है, ये किसके पास है? गोल्ड के पास इसकी पोजिशनिंग की गई है, तो यहाँ पर आर इनकरेक्ट हो जाएगा, इज होगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल में आएगा। नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड इज माइंड इन दिस कंट्री, ये करेक्ट है। नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द कोच वॉन्ट्स अ डे ऑफ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो है wants, ये सिंगुलर है। राइट? वर्ब के साथ अगर एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। ये किसके अनुसार लगाया गया है? ये द कोच के अनुसार लगाया गया है। कोच सिंगुलर होता है तो ठीक है। ये नॉट ओनली द कोच बट ऑल्सो द बॉयज वांट अ डे ऑफ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब वांट जो है ये प्लूरल वर्ब है। क्यों इसको प्लूरल बनाया गया? इसलिए क्योंकि ये द बॉयज के पास लिखा जा रहा है। उम्मीद करती हूँ ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, हम आ गए हैं नेक्स्ट रूल पर। When two nouns joined by and have their own articles, then we consider them as plural and plural verb is used। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रूल है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। When two nouns joined by and have their own articles, ओके, आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल जो है हमारे ये तीन शब्द होते हैं, ए, एन और द। इसको विस्तार पूर्वक एक अलग वीडियो में बनाया गया है आपके लिए, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। When two nouns joined by and have their own articles, then we consider them as plural and plural verb is used। जब दो संज्ञाएं and से जुड़ती हैं और दोनों संज्ञाओं के पहले आर्टिकल्स होते हैं, तो हम उन्हें बहुवचन मानते हैं और बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अ डॉग एंड अ कैट, ओके, वर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। ध्यान से देखिए, अ डॉग एंड अ कैट वर प्लेइंग इन द गार्डन। अ डॉग एक कुत्ता, अ डॉग एंड अ कैट, ठीक है, एंड अ कैट। ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर है। इनके पहले हमने आर्टिकल लगाया हुआ है, दो नाउन्स हैं ये, जिनके अपने अपने आर्टिकल्स हैं, इनको हमने जोड़ा है, एंड से हमने जोड़ा हुआ है। हमने प्लूरल वर्ब वर लगाया, बिल्कुल सही है। अ डॉग एंड अ कैट वर प्लेइंग इन द गार्डन। अ बॉय एंड अ गर्ल वर वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, दोनों के अपने अपने आर्टिकल्स हैं।
ध्यान दीजिए, यहां पर देखो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर इज शूटिंग इन हिमाचल। ओके, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर शूटिंग इन हिमाचल। आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं। अगर दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, दो नाउन्स हैं हमारे और दोनों के पहले आर्टिकल द है, ए है या एन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। यानी कि जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर है वो दो अलग लोग हैं। ओके, वो दो अलग लोग हैं। अगर दो अलग होंगे तो हम यहाँ इज नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पर आर लगाना पड़ेगा। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर शूटिंग इन हिमाचल। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। ओके, लेकिन कभी कभी परिस्थिति क्या हो जाती है, कभी कभी परिस्थिति जो है इस प्रकार की हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं द मेड एंड कुक। ओके, दो एग्जाम्पल ले लेती हूं आपके लिए। एक है हमारा द मेड एंड द कुक। ठीक है, एक तो है घर में काम करने वाली बाई द मेड एंड द कुक। ओके, एक तो मेड है और एक खाना बनाने वाला या वाली जो भी है। तो ये दो अलग अलग लोग हैं क्योंकि दोनों के पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। लेकिन फर्स्ट वाले केस में जब हम दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि एक ही शख्स है, एक ही पर्सन है या एक ही वस्तु है, और ये जो दोनों ट्रेड्स हैं मेड और कुक होने के, वो उसी एक ही इंसान के। ऐसे होते हैं बहुत सारे घरों में कि वही मेड है, घर की साफ सफाई बर्तन करती है, और वही खाना भी बनाती है, वही बच्चों की आया भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां केवल एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, ए का, एन का या द का, दूसरे के पहले नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि हम जो हैं, हम संबोधित कर रहे हैं एक ही व्यक्ति को, हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। द मेड एंड कुक इज ऑन लीव, द मेड एंड कुक इज गोइंग टू द मार्केट, द मेड एंड कुक हैज स्टोलन द मनी। स्कूल का सिचुएशन दे देती हूं आपको। स्कूल में प्रिंसिपल साहब जो हैं वही आपके मैथ्स के टीचर भी हैं। तो मैं क्या कहूंगी, द प्रिंसिपल एंड मैथ्स टीचर इज ऑन लीव। आर नहीं कहूंगी, लेकिन अगर मैं कहती हूं द प्रिंसिपल एंड द मैथ टीचर, जैसे ही दोनों के पहले द लग गया तो फिर ये दो अलग अलग हो गए लोग। तो मैं क्या कहूंगी, द प्रिंसिपल एंड द मैथ टीचर आर ऑन लीव। बात समझ में आई? देखो, but when two nouns joined by and do not have their own articles, उनके अपने articles नहीं होते, then we consider them as singular, हम उनको singular मानते हैं, singular verb is used, the article is used only before the first noun, केवल पहले के पहले यूज किया गया है। जब दो संज्ञाएं and से जुड़ती हैं और दोनों संज्ञाओं के पहले आर्टिकल्स नहीं होते, आर्टिकल का प्रयोग केवल पहली संज्ञा से पहले हो, तो हम उसे एक वचन मानते हैं और एक वचन क्रिया का ही प्रयोग होगा। देखो, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ द स्कूल इज ऑन लीव फॉर 3 days, बिल्कुल सही है। वही व्यक्ति जो है वो स्कूल का प्रिंसिपल भी है और वही जो है वो स्कूल का मालिक भी है। अगर यहां पर द डायरेक्टर हो जाता तो फिर द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर दो अलग अलग लोग हो जाते, फिर हमारी ये जो क्रिया है ये आर हो जाती। लेकिन एक ही है तो हमने यहां पर इज का प्रयोग किया। अ लार्ज एंड कंफर्टेबल चेयर इज नीडेड इन माई स्टडी, बिल्कुल सही है। एक ही कुर्सी चाहिए परंतु वो बड़ी भी हो और वो आरामदायक भी हो। अ लार्ज एंड कंफर्टेबल चेयर इज नीडेड इन माई स्टडी। आगे देखो, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, कितनी बिल्लियां हैं? एक काली और एक सफेद बिल्ली। ए का मतलब ही क्या होता है? ए का मतलब तो एक्चुअली एक ही होता है ना, मुझे एक सेब दे दो, गिव मी एन एप्पल, गिव मी अ बलून, मुझे एक गुब्बारा दे दो। तो एक एक ये दो हो गए ना। अब ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट मीन्स 2 cats। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर बोथ द नाउन, सो प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। लेकिन जब मैं कहती हूं अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, एक ही बिल्ली है, उसमें काला रंग भी है और उसमें सफेद रंग भी है। ओनली वन कैट विद बोथ कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट, सो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरा इस पर निशान लगा लीजिए। आपको एग्जाम में कैसे दे देंगे? आपको एग्जाम में ऐसे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे फॉर मैं ऐसे कह सकती हूँ, द एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर, PRODUCER, प्रोड्यूसर आर नॉट क्लियरिंग द बिल्स।
इस तरह से कर सकती हूं मैं, और आपको फिर दे देंगे कि जरा इसको सही कर दीजिए। तो द एक्ट्रेस है एंड द प्रोड्यूसर एक ही है, इसके पहले द नहीं है, यहाँ पर एक ही है, तो हमने जो आर लगाया हुआ है ये इनकरेक्ट लगाया हुआ है, फिर आप इसको सही करेंगे। द एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर इज नॉट क्लियरिंग द बिल्स, इस तरह से आप इसको सही करेंगे। ठीक है, आगे चलो। ये देखिए, अब हम आ गए हैं कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन्स के भी कुछ रूल होते हैं। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, हमने नाउन्स में ये डिटेल में किया है। वैसे ये क्या होता है, ये होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा में वो सभी शब्द आते हैं जो एक समूह के लिए, एक ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं। हिंदी में जो इस तरह के वर्ड होते हैं, गुच्छा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बंच होता है, अ बंच ऑफ कीज। ये जो वर्ड है आपका बंच, ये जो वर्ड है आपका क्लास, ये जो वर्ड है फ्लॉक, ये जो वर्ड है टीम, ये जो वर्ड है फैमिली, ये सभी के सभी जो हैं ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। ओके, फैमिली क्या है, जो लोग एक साथ एक घर में रहते हैं वो फैमिली है। टीम क्या है, जो लोग मिलकर एक साथ खेलेंगे वो टीम है। फ्लॉक क्या है, जानवरों का समूह है। बंच क्या है, फूलों का समूह है। क्लास क्या है, एक साथ पढ़ने वाले लोगों का समूह है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। A collective noun is a word that is used for the whole group. It denotes a group of individuals. समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसका उपयोग पूरे समूह के लिए किया जाता है। यह किसी समूह को दर्शाता है। एग्जाम्पल्स हैं फैमिली, ग्रुप, कमिटी, क्लास, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, आर्मी, क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी, पब्लिक, मॉब एटसेट्रा। ये सभी जो है ये एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। अब ध्यान से देखो, कलेक्टिव नाउन के साथ 90% केसेस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम कैसे बात करते हैं हिंदी में, देखो कि हमारे पड़ोस में एक बहुत अच्छा परिवार रहता है, यही कहते हैं ना, परिवार रहता है। उसको प्लूरल नहीं ले रहे हैं आप। ओके, तो देखो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। द कमिटी, कमिटी क्या होता है, लोगों का ग्रुप जो किसी मामले में फैसला करेगा। द कमिटी हैव मेट एंड एक्सेप्टेड द प्रपोजल, हमने हैव यूज किया, इनकरेक्ट है, हमें सिंगुलर यूज करना है तो हमें हैज यूज करना है। द कमिटी हैज मेट एंड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। द मॉब इज डिमांडिंग जस्टिस, मॉब क्या होता है, दंगा करने वाली भीड़। द मॉब आर डिमांडिंग नहीं होगा, द मॉब इज डिमांडिंग जस्टिस। The crowd is gathering near the Jantar Mantar. The army is moving towards the border. The team is performing well. The organization is progressing. The class is doing well. The committee is meeting tomorrow. The group is demanding justice. ओके, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन कुछ एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, वो कौन सी है वो करवाऊंगी। एक्सेप्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो पहला, द फैमिली वर हैप्पी एट द न्यूज। फैमिली सिंगुलर है तो हमने जो वर्ब लगा रखा है इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या होगा, द फैमिली वॉज हैप्पी एट द न्यूज। द क्राउड वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, करेक्ट है, क्राउड सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब वॉज लगाया। आर टीम इज सर्टेन टू विन द मैच, आर टीम के साथ हमने इज लगाया, सही है। आगे चलिए, देखिए अब एक्सेप्शन आपका क्या कहता है, a collective noun is treated as plural when the group it names is considered to be made up of individuals because members of the group can act on their own. The word is considered plural. Okay, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जो एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करूंगी। सुनो, कलेक्टिव नाउन को कभी कभी बहुवचन के रूप में भी मान लिया जाता है। ऐसा तब होता है जब यह ऐसे समूह को बताता हो जो अलग अलग व्यक्तियों से बना है और समूह के सदस्य अपना कार्य कर रहे हैं, वो एक समूह के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है एग्जैक्टली। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा ये रूल है इसमें आपसे कहा जा रहा है, देखिए जब मैं कहती हूं कि जूरी ने अच्छा फैसला दिया, ठीक है, द जूरी, ओके एक मिनट, द जूरी इज रिजर्विंग इट्स डिसीजन। The jury is reserving its decision. ये मेरा सेंटेंस है। जूरी क्या होती है, जजेस का एक ग्रुप जो फैसला करेगा, राइट, उसको जूरी कहते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। ओके, जूरी जब मैं ये कहती हूँ कि उसने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, तो जूरी के जितने सदस्य हैं सब इसी प्रकार से, मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लो, मान लीजिए मैं कहती हूं द जूरी, ओके JURY, जूरी is are
डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। मेरा सेंटेंस ये है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। होता क्या है, देखिए ये जब मैं बात कह रही हूँ कि जूरी ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, तो सारे के सारे जो सदस्य थे जूरी के, उन्होंने अपना फैसला रिजर्व किया, सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए एक ग्रुप है जिसमें 7 जजेस फैसला कर रहे हैं, ओके, और मान लीजिए 2 कहते हैं कि नहीं नहीं इस व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है, इसको फांसी पर टांग दो। 3 कहते हैं कि नहीं नहीं इसको फांसी पर मत टांगिए, ओके, इसको और मौका दिया जाए। एक को पता ही नहीं चल रहा करना क्या है, ओके। और मान लीजिए कि एक और है, उसकी कोई और ओपिनियन है कि सर्कमस्टांसेस को देखो और उम्र कैद दे दो या कुछ इस टाइप से। मान लो ये भी 2 है, वरना तो बहुत क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है, और 2 है जो इस तरह कह रहे हैं, तो इसमें कोई फैसला सा नहीं निकल कर आ रहा है। 7th 8 2 कुछ कह रहे हैं, 2 कुछ कह रहे हैं, 2 कुछ कह रहे हैं, 2 कुछ कह रहे हैं। क्या अब ये जो समूह है, ये जो ग्रुप है, ये जो जूरी है, ये एक तरीके से बिहेव कर रहा है? नहीं, एक तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। जब जो समूह है वो एक तरह से बिहेव नहीं कर रहा है, उसके कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स दूसरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कलेक्टिव नाउन के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं या करेंगे। कलेक्टिव नाउन को कभी-कभी बहुवचन के रूप में भी माना जाता है। ऐसा तब होता है जब यह ऐसे समूह को बताता हो जो अलग-अलग व्यक्तियों से बना है और समूह के सदस्य अपना कार्य कर रहे हैं, वो एक समूह के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। ओके, बात समझ में आई? एक वर्ड है कास्ट। कास्ट क्या होता है? सारे लोग जो है फिल्मों में जो काम करता है वो कास्ट कहते हैं, उनको हम कास्ट कहते हैं। फिल्म देखने के बाद आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे द कास्ट वाज गुड, मतलब जिन लोगों को काम पे दिया गया था फिल्म में एक्टिंग करने का, उन्होंने अच्छा काम किया। आप सबके लिए ये कह रहे हैं, ओके। लेकिन अगर डायरेक्टर पूछता है कि कहाँ है भाई जो फिल्म में काम करने वाले लोग कहाँ हैं, तो उसको स्पॉट बॉय क्या बोलेगा? सर मैडम तो जो है अपनी वैनिटी वैन में बैठ के तैयार हो रही हैं, जो मेन लीड है वो अपनी लाइंस लर्न कर रहा है, जो सपोर्टिंग एक्टर है वो मेकअप करवा रहा है। तो वो क्या कहेगा? द कास्ट आर बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज, क्योंकि अब वो पूरे के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा, उस ग्रुप के अंदर जो छोटे छोटे समूह है उनके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको? आगे चलिए, देखो यहां पर द प्लेस कास्ट आर रिहर्सिंग देयर लाइन्स, इसीलिए मैंने आपको कास्ट का एग्जांपल दिया। द प्लूरल सब्जेक्ट कास्ट रिक्वायर्स द प्लूरल वर्ब आर because the members of the caste are functioning as individual people doing separate things. कलेक्टिव नाउन कास्ट को बहुवचन क्रिया की आवश्यकता है क्योंकि कलाकारों के सदस्य अलग अलग चीजों को करने वाले अलग अलग लोगों के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। द जूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू द एविडेंस दे हियर। यहाँ पर भी हम ये नहीं कह रहे कि पूरा ग्रुप एक तरीके से बिहेव करेगा, जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी, इसलिए हमने फिर यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया। द प्लूरल सब्जेक्ट जूरी रिक्वायर्स द प्लूरल वर्ब हैव बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द जूरी आर बीइंग कंसिडर्ड एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स। प्लूरल सब्जेक्ट जूरी के लिए बहुवचन क्रिया लगेगी क्योंकि जूरी के सदस्यों को अलग अलग व्यक्तियों के रूप में माना जाता है। यहां तक क्लियर? तो आगे चलिए, आगे देखो, आर टीम इज गोइंग टू विन द मैच, हमारी टीम मैच जीतने वाली है। टीम को हमने कैसे ट्रीट किया है? हमने टीम को वन यूनिट की तरह ट्रीट किया है। द टीम हैव टू बाय देयर यूनिफॉर्म देमसेल्व्स। मान लीजिए टीम में 10 सदस्य हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपको अपनी यूनिफॉर्म खुद खरीदनी है, ओके, तो हर कोई अलग अलग इंडिविजुअली जाकर खरीदेगा। तो द टीम को हमने अब नहीं एक कलेक्टिव नाउन के रूप में ट्रीट किया इंडिविजुअल्स की तरह, तो हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया है। आई होप दैट्स क्लियर। आगे चलो, एक्सेप्शंस को आप भूलेंगे नहीं। हम आ गए हैं रूल नंबर 9 पर। इसमें क्या कहा जा रहा है? देखो, जनरली विद अ प्लूरल नंबर वी यूज अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल नंबर अगर होता है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर एक बहुवचन संख्या के साथ हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। 10 trees were cut down by the woodcutters। हमने वर का प्रयोग क्यों किया? हमने वर का प्रयोग किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 10 trees है, 10 पेड़ों को लकड़हारे द्वारा काटा गया, तो वर के साथ हमने 10 trees का प्रयोग किया। लेकिन कुछ एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। देखो, बट फॉर नाउन्स इंडिकेटिंग अ स्पेसिफिक टाइम, मनी एंड मेजरमेंट्स, weight, distance and height used as a whole are singular and taken as singular verb।
लेकिन जब संज्ञाओं का प्रयोग एक विशिष्ट समय, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक माप, मेजरमेंट, वजन, दूरी और ऊंचाई के लिए किया जाता है, तो ऐसी संज्ञाओं को एक वचन मानते हैं और एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ऐसी संज्ञाओं को पूर्ण रूप से संबोधित किया जाता है और उनमें छोटे विभाजन नहीं है। ये बहुत अच्छे से आप देखिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कहेंगे मैम मेरी तनख्वाह 90,000 रुपए महीना, तो आप क्या कहेंगे? 90,000। ओके, 90,000 रुपीज इज माई सैलरी। 90,000 रुपीज इज माई सैलरी पर मंथ। हम क्यों कह रहे इज माई सैलरी पर मंथ? अभी जो 90,000 रुपीज है, इसको मैं एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रही हूं और एग्जैक्टली ये क्या है? ये स्पेसिफिक अमाउंट है, मनी है। जब भी हम बात करेंगे एक निश्चित समय के बारे में, निश्चित समय हो सकता है 2 years, 2 decades, 15 days, ओके ओके 15 डेज या इस तरह से निश्चित मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, उसमें हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, डिस्टेंस वगैरह हो सकता है, 50 किलोमीटर हो सकता है, 50 मील हो सकता है, इस तरह से। तो हम उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट अगर कर रहे हैं तो उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। देखो कुछ एग्जांपल्स देखो और क्लियर होगा। 25,000 रुपीज आर नॉट सच अ बिग अमाउंट फॉर हिम। बिल्कुल गलत, क्योंकि 25,000 रुपीज को हम एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें यहां पर इज लगाना है, इज नॉट सच अ बिग अमाउंट फॉर हिम। 2 miles are too much for this man to run। 2 miles अब निश्चित दूरी है, तो हम यहाँ आर के स्थान पर इज लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, एक तरफ तो मैं कह रही हूं कि मेरी तनख्वाह जो है वो 90,000 रुपए है, इसको मैं एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रही हूँ, महीने में मैं 90,000 रुपए कमाता हूं, आप ये कहते हैं। एक मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको 90,000 रुपए दे रही हूँ और घर के जो अलग अलग खर्चे हैं जरा आप उनको पूरा कीजिए, ठीक है। तो आप इस 90,000 रुपए में से 30,000 जो है रेंट दे देंगे, 10,000 जो है आप बिजली का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल दे देंगे, 10,000 जो है आपसे वो महाजन मांग रहा है उसको आप दे देंगे, 10,000 जो है आप काम वाली बाई को दे देंगे, 20,000 जो है आप बच्चों की स्कूल फीस और ट्रांसपोर्ट के लिए दे देंगे। तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, एक और 5,000 5,000 जो है आप मिल्कमैन को दे देंगे और 5,000 जो है वो आप अपने पास रख लेंगे किसी और इमरजेंसी के लिए। तो क्या अब हमने इस 90,000 का अलग अलग सब डिविजन कर दिया, छोटी 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 इकाइयों में बांट दिया? बिल्कुल बांट दिया। हम इसको अब 1 यूनिट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जब आप इसको 1 यूनिट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे आप। देखो यहां पर यही तो कहा गया था, उसका छोटी इकाइयों में विभाजन नहीं है। ऐसी संज्ञाओं को पूर्ण रूप से संबोधित किया जाता है, उनमें कोई छोटे विभाजन नहीं है। ओके, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी? 90,000 रुपीज वर स्पेंट ऑन वेरियस एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस होल्ड, क्योंकि अब मैं यहां पर उसको एक यूनिट की तरह ट्रीट नहीं कर रही हूं। आगे देखो, 20,000 रुपीज इज अ हैंडसम सैलरी। इज क्यों लगाया? क्योंकि अब हम इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन 20,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज सच एज रेंट, ग्रोसरी एटसेट्रा, जब हमने इनको स्मॉलर यूनिट्स में सब डिवाइड कर दिया है। किस सिचुएशन में सिंगुलर लगेगा, किस सिचुएशन में प्लूरल लगेगा, ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। मान लो मैं कहती हूं कि मेरा गांव यहां से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मेरा गांव जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वो यहां से 100 किलोमीटर दूर है, तो मैं कहूंगी 100 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस टू माई विलेज। यही तो कहूंगी मैं, टू माई विलेज, क्योंकि मैंने इस 100 किलोमीटर्स को एक यूनिट की तरह ट्रीट किया है, एक ही यूनिट की तरह ट्रीट किया है। लेकिन मान लो ये जो 100 किलोमीटर है, मैं आपसे कहती हूँ जाओ मेरे गांव जाओ और ना मेरे माता पिता को या वहां पर जो मेरे रिश्तेदार आपको मिले उनको ये पैसे दे आओ, किसी काम से आपको भेजती हूँ। आपने इस 100 किलोमीटर का क्या किया? 20 किलोमीटर गए आप अपनी बाइक पे, फिर बाइक आपकी खराब हो गई। उसके बाद 15 किलोमीटर जो है आपने किसी से लिफ्ट ले ली। उसके बाद आपको एक बस मिल गई, 35 किलोमीटर जो है आप बस में चले गए। उसके बाद फिर जो है 30 किलोमीटर के लिए आपने टैक्सी कर ली, आपको लगा। तो क्या हमने 100 किलोमीटर को अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया? बिल्कुल डिवाइड कर दिया ना, छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड। तो हम क्या कहेंगे? 100 किलोमीटर्स were covered by various modes of transport। बात समझ में आई?
तो ये था रूल हमारा। अब मैं आपको ले चलती हूँ अगले रूल पर। आ गए हैं रूल नंबर 10 पर। सिंपल सा रूल है, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ रेफर टू नंबर, काउंटेबल नाउन, अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद क्या आएगा? इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल नाउन आएगा, जैसे मैं कहूं अ लॉट ऑफ बॉयज fill the form last minute, a great deal of water is wasted on Holi, uncountable भी आ सकता है, plenty of trees are cut down every year, most of the students join frontier IAS courses, most of the students appreciate our courses, some of the students, okay, only some of the students appear for the exams regularly। तो इनके साथ आप काउंटेबल लगाइए या फिर आप अनकाउंटेबल भी लगा सकते हैं मात्रा वाले प्लेंटी ऑफ और अ ग्रेट डील ऑफ के साथ। ठीक है, इनके साथ आप लगा सकते हैं, बाकियों के साथ नहीं। A lot of people was present in the gallery, incorrect। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ होती है? स्टूडेंट क्या देखता है? स्टूडेंट इस ए को देखता है, उसको ये ए नजर आ जाता है ना कहीं कहीं, तो उसको लगता है कि ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। A lot of people was present, incorrect। A lot of people were present होगा। Some of the students were absent, इस तरह से ये होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी रूल नंबर 10। एग्जाम्पल देखिए, इफ दीज एक्सप्रेशंस रेफर टू एन अमाउंट, अगर हम इन एक्सप्रेशंस के साथ हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, ओके यहाँ पर मैंने आपको कौन से एग्जांपल्स लिए? यहाँ पर हमने काउंटेबल के एग्जांपल लिए। पीपल जो है काउंटेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ एग्जाम्स आर कंडक्टेड इन इंडिया, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दीज एग्जाम्स, अ लॉट ऑफ विलेजेस इन इंडिया आर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर करप्ट। Okay, plenty of students prepare for government jobs, most of the students who prepare for government jobs are not serious। Okay, अगर इनके बाद जो है प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनके बाद कुछ काउंटेबल लगाया गया है जिसको आप गिन सकते हैं, तो जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी। और अगर जो आपने लगाया है वो अनकाउंटेबल है जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसका मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ। जैसे मान लीजिए आपने वाटर ले लिया, ओके वाटर ले लिया, या उसके बाद जो है आइस ले ली, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मिल्क ले लिया, इस तरह की चीजें अगर आप ले लेते हैं तो फिर इन सिचुएशंस में क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है तो हमें सिंगुलर वर्ब के साथ जाना है। अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर वी गो, ये सेंटेंस बिल्कुल मेरे लिए है। अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड एंड रिमेन्स पेंडिंग बाय द एंड ऑफ द डे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग सो हार्ड। A lot of work, okay, a lot of water is wasted on Holi, जो मैंने एग्जांपल दिया। okay, a lot of power shortage is faced by our farmers, a great deal of work has to be finished। बात समझ में आ गई आपको? ये था हमारा रूल। आगे चलते हैं अगले रूल पर। अगला है हमारा रूल नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रूल नंबर 11 कहता है नन ऑफ, ओके, नन ऑफ, अगर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, नन लगाया है, ऑफ द लगाया है, फिर उसके बाद एक अनकाउंटेबल नाउन लगाया है, ओके, तो ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे यहां पर देखो, नन ऑफ द फेक करेंसी have been found, incorrect है। none of the fake currency counterfeit money has been found। okay, रुपीज को हम काउंटेबल लेते हैं, लेकिन मनी, ओके, आप क्या कैसे बात करते हैं मनी के बारे में? मनी इज लेस, पैसा कम है, ओके राइट, यही तो कहते हैं हम। तो मनी को हम कैसे लेते हैं? मनी को हम अनकाउंटेबल में लेते हैं। none of the counterfeit money has been found, ये जो है हमारा, ये वाला जो है ये आपका करेक्ट होगा। आगे चलो, अगला स्ट्रक्चर देखो, अगर नन ऑफ द है और उसके बाद कुछ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको ध्यान से देखिए, अगर नन ऑफ है उसके बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जैसे इस केस में स्टूडेंट्स लिखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्जाम येट, ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। ओके, नन ऑफ द टीचर्स, okay, have applied for the leave, इस तरह से जो है हमारे सेंटेंसेस होंगे। अगर बिगिनिंग में नन है, नन ऑफ है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो लिखा गया है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं, तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब होगी। अगले पर चलो,
आगे देखो, नो कैन टेक आइदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द नाउन विच फॉलोज इट। ये जो शब्द है नो, अगर इसके बाद देखिए आप ध्यान से, यहां पर देखो, नो एग्जाम्पल इज रेलेवेंट टू दिस केस, नो एग्जाम्पल्स आर रेलेवेंट टू दिस केस, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अगर इसके बाद जो आप वर्ड लिख रहे हैं वो काउंटेबल है और वो सिंगुलर है, जैसे मैं कहूं कि नो क्वेश्चन इज करेक्ट, नो क्वेश्चंस आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों जो है हमारे करेक्ट हैं। ओके, ध्यान से देखिए, नो के बाद अगर इसके तुरंत बाद ए सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, इसके तुरंत बाद नो के बाद प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और इस स्ट्रक्चर पर जो है आप लोग जरा निशान लगाइए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये, अ नंबर ऑफ। ठीक है, हम अ नंबर ऑफ के, मैं ले रही हूं एग्जांपल नंबर ऑफ। ठीक है, हमने तरह तरह के स्ट्रक्चर्स देखे। अ नंबर ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का मतलब हो गया, मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। लेकिन अगर नंबर ऑफ से पहले ए के स्थान पर द लगा हुआ है, ए के स्थान पर द लगा हुआ है, ऐसे है हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन ही है ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। ठीक है, अगर नंबर के पहले द लगा हुआ है तो फिर हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन लीव इज 5, आर 5 नहीं होगा, इज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया दो सिचुएशंस हैं, वर्ड देखो, नंबर ऑफ दोनों के बाद अगर प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स, यहां पर क्या गड़बड़ होती है कि स्टूडेंट्स देखते हैं, अच्छा हम स्टूडेंट्स क्या, कैंडिडेट्स में यूज कर देती हूँ, चलो यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर जो यूज किया गया है शब्द वो बहुवचन है तो बहुवचन ही लगा देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। अगर नंबर के पहले द का इस्तेमाल हो रहा है इस तरह से तो आपको सिंगुलर वर्ब, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। A number of students is going to the class pic। अब ये देखिए, a number of students is going to the class picnic इनकरेक्ट है, क्योंकि a number of के साथ जो है यहाँ पर आपको r लगाना था। ओके, सेकंड वाले में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द क्लास पिकनिक, ये सही है। अगला देखो, द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक आर 7, ये इनकरेक्ट है, द नंबर के साथ जो है हमें इसका यूज करना है, तो द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7, ये हमारा करेक्ट है। The number of residents in this colony is quite small। ओके, ये बिल्कुल सही है, हमने बिगनिंग में द नंबर लगाया और उसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, बिल्कुल करेक्ट है, यही तो जोड़े बनने हैं। अ नंबर ऑफ के साथ अगर आप देखें तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना है, जो हमने यहाँ पर लगाया, तो ये सेंटेंसेस जो है करेक्ट है। आपके एग्जाम में कैसे दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सेलेक्टेड, तो उसके बाद आपसे कहा जाएगा जरा आप इसको करेक्ट करके बताइए। इस तरह से जो है ये आपके एग्जाम में दिए जाते हैं।